भारत में धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान को लेकर संवेदनशीलता हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है। जब भी किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी कह दिया जाता है तो यह न केवल एक अपमानजनक टिप्पणी मानी जाती है बल्कि इसे देशभक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी कहना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला नहीं माना जा सकता है और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत अपराध नहीं होगा। लेकिन यह फैसला कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या यह निर्णय अब व्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करता है या समाज में विभाजन की मानसिकता को बढ़ावा देता है? नंबर 2, क्या इससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द को कोई खतरा हो सकता है? नंबर 3, क्या अब लोग बेहिचक किसी को पाकिस्तानी कहकर अपमानित कर सकते हैं? इस वीडियो में हम इन सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भारत के सामाजिक ताने बाने और लोकतांत्रिक मूल्यों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। फैसले की पृष्ठभूमि क्या था? पूरा मामला। ये मामला एक सरकारी कर्मचारी से जुड़ा हुआ था जिसे उसके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय पाकिस्तानी कह दिया गया था। इस पर संबंधित व्यक्ति ने धारा 153A के तहत शिकायत दर्ज कराई जिसमें भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया कि किसी को पाकिस्तानी कहने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि धारा 153A का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न धार्मिक, जाति, भाषाई और अन्य समुदाय के बीच नफरत न फैले। लेकिन केवल पाकिस्तानी कहने भर से यह साबित नहीं होता कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। यह एक राजनीतिक या व्यक्तिगत अपमान हो सकता है लेकिन इसे कानूनी रूप से सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने वाला नहीं माना जा सकता। यह फैसला आते ही इस पर तीखी बहस शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आलोचना और समर्थन। आलोचना, ये फैसला गलत दिशा में ले जा सकता है। सांप्रदायिक भेदभाव को वैधता मिल सकती है। भारत में पाकिस्तानी शब्द को केवल एक राष्ट्रीयता के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि इसका इस्तेमाल अक्सर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करता कई लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। क्या अब लोग खुलकर किसी को भी पाकिस्तानी कह सकते हैं और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? क्या इससे नफरत फैलाने वाले को बढ़ावा मिलेगा? राजनीतिक और सामाजिक बहसों में अक्सर पाकिस्तानी शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से किया जाता है। अगर कोई खुलेआम किसी विशेष समुदाय को पाकिस्तानी कहे तो यह उस समुदाय के लिए मानसिक उत्पीड़न का कारण बन सकता है। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का मुद्दा। यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर किसी को बार बार पाकिस्तानी कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो यह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह संकेत मिलता है कि इस तरह की टिप्पणियों को कानूनी संरक्षण मिल सकता है। समर्थन, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करता है। कोर्ट का कहना है कि किसी को पाकिस्तानी कहना असभ्य या अनुचित हो सकता है लेकिन इसे अपराध नहीं माना जाना चाहिए। धारा 153A का दुरुपयोग रुक सकता है। धारा 153A का उपयोग कई बार राजनीति से प्रेरित मामलों में किया जाता रहा है। इस फैसले से फर्जी मामलों को रोकने में मदद मिल सकती है और असली अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सामाजिक संवाद की जरूरत। फैसले का एक सकारात्मक पक्ष ये भी हो सकता है कि इससे समाज में खुली बहस शुरू हो सकती है कि आखिर क्यों इस तरह के शब्दों को अपमानजनक माना जाता है। क्या फैसले के बाद सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा? यह फैसला भारत की विविधता और लोकतंत्र के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। सवाल यह है कि क्या लोग इसे जिम्मेदारी के साथ लेंगे या फिर इसका दुरुपयोग करेंगे। राजनीति में और अधिक ध्रुवीकरण हो सकता है। राजनीतिक बहसों में अक्सर लोग एक दूसरे पर देशद्रोही, पाकिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी टिप्पणियां करते हैं। इस फैसले के बाद इन शब्दों का इस्तेमाल बढ़ सकता है जिससे राजनीतिक संवाद और अधिक जहरीला हो सकता है। सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव। अगर लोग पाकिस्तानी शब्द को अब खुलेआम इस्तेमाल करने लगे तो यह समाज में तनाव बढ़ा सकता है। कई लोग इसे एक विशेष धर्म के खिलाफ हमले के रूप में देख सकते हैं। न्यायपालिका पर भरोसा। कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि इस फैसले से न्यायपालिका पर भरोसा कमजोर हो सकता है क्योंकि आम नागरिक इसे गलत तरीके से ले सकते हैं। समाधान क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की व्याख्या स्पष्ट करनी चाहिए। कोर्ट को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि किसी को भी पाकिस्तानी कहने की खुली छूट मिल गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन। कानून को ऐसा होना चाहिए कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखे लेकिन साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द को भी बनाए रखे। शिक्षा और जागरूकता अभियान। समाज में जागरूकता लाने की जरूरत है।
कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी को आहत कर सकते हैं। यह फैसला भारत के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानूनी रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूती देता है, लेकिन सामाजिक रूप से इसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। यह देखने वाली बात होगी कि लोग इस फैसले को कैसे लेते हैं। क्या इसे एक सकारात्मक बहस की शुरुआत माना जाएगा या फिर एक और विभाजनकारी तत्व के रूप में देखा जाएगा। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर लोग इसे संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ लेंगे तो ये फैसला भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो यह सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि इस फैसले को कैसे अपनाया जाए। आपका क्या विचार है? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है या यह समाज में अधिक विभाजन पैदा करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। Well, I would submit that it is not no part of the policy of the Act to uphold an award come what may. Or this is not the IBC, and I've made that my note, where the policy of the Act is always save the company, no matter what. The policy of the Arbitration Act is very clear, Millets, and that has been discussed. We can't start importing that just this is the policy or that is the policy. It has been judicially determined. Arbitration is an alternative to a very slow process of litigation that commercial parties often do not wish to have, because there is a economic cost involved even in delay. An expeditious decision, even if sometimes unfair, is possibly more acceptable to business than a correct decision which will eventually take 50 years, because parties cater their economic planning in a particular way. They have to plan also. If there is always a constant doubt as to whether an award will be upheld or set aside or modified, or this will happen, well, this will create economic chaos. That is their argument, that suppose if the award is set aside Yes, Milad. and it is set back entirely, Yes. it will add to further delay, because the process will start from zero. Milad. If the power is exercised to vary it will curtail the further That litigation. is the whole point. Milad. My lord assumes that it is in the rare occasion that a court will modify the award, and rather than setting aside and sending people back to the arbitration, rather than doing that, we'll just tinker it here. That tinker it here will no longer ever remain. Just tinker it. The irony is, even where it was held that you don't have the power to modify, court is declared. But that's under 142. And the wisdom of this court, Millets, is given constitutionally by the framers of the Constitution under 142. That wisdom that my lords have has not been. If we go strictly by the principle of 142, Yes, it is. if it's contrary to the fundamental principles of law, Yes. you can't excise 142 to. Well, it's the idea of That will be. that is subject matter for another decision. No, that's settled now. The SCBA's judgment, my lord knows. We all know the Supreme Court Bar Association, Justice Anand's judgment. That's true. But if at all a power is to be exercised, it can be exercised maybe by this court, partly because there will not be further challenge. That's on a lighter note. But the fact of the matter is, if this power of modification is given, rather than settling the matter once and for all by some court saying, all right, rather than referring you back, we will do it, that modification will happen in every instance. It will be a boon for the lawyers. That without doubt is the case. Whether it's so good for the clients, we are not so sure. So the remedy will be. All that will happen is both parties will appeal under 37. Yes, so rather than one Part part, is setting aside. there will be another round. First, there will be a round, on. Anyway, there is going to be an appeal. So There will be first appeal, first on the question of as to whether it is you can modify or not. Secondly, there'll be an appeal on whether it's curable or not. Third, once it is held to be curable or not curable, to the extent of being cured. This will blow a hole through the entire arbitration process, which has worked reasonably well for 30 years. Again, coming back to this, there have been instances of problems, I'm sure. But there have been instances of problems, as I said, with the justice delivery mechanism as exists currently with the law courts. It's not as though every judgment is correct by every court.
You have appeals. Sometimes, and even a final decision is ultimately reviewed over the years later by the court. But that doesn't mean that just because there is a possibility of an error once in a while, we do greater damage without considering the consequences. This court does not have the expertise, with the greatest respect, to examine as to what will be the effect or the consequence of allowing modification power to be read in as a policy. The reason I'm making this argument in law is that the argument was made. If I just now go to my note, otherwise I'll be as guilty of having vague arguments rather than specific on. So the first was on adding words to the statute. Can't happen because the general law does not permit. Second, that it is not as though the statute is unworkable or unfair or unjust. It may result in certain injustices, but the statute works. And third, Millets, the general principle of adding words to a statute is well referred, Millets, to a violation of fundamental rights, where a statute is vulnerable by being contrary to some fundamental right. Article 13 says you will strike down that law. So the courts have devised a principle, Millets, ut res magis valeat quam pereat. Rather than striking down the statute, we will read it down, or we will insert words so as to save it from the vice of unconstitutionality. There is no such thing in a commercial statute like the Arbitration Act. No one has argued that because this is violative of a particular article of the Constitution and therefore is bad, therefore to save it from the vice of unconstitutionality, please read the words in. This principle is to be adopted, that you can start reading words in even without a threat of unconstitutionality. That will be a remarkable advancement or a change, at least, in the law. That is not the law. For fundamental rights, you can do it. What shouldn't interpret the provisions in a practical and pragmatic way to curtail further litigation? Yes, Millets. That will come to the next point. I'm saying that Mr. Dattar's argument that please add such and such words explicitly made is explicitly incorrect for the following three reasons are given. So when the words cannot be added to the statute, then what? How does the power to come to modify? There are two principles that have been given, Millets. First principle that has been given is that the word setting aside itself means somehow modify. And the second is a theory of implied powers, that the greater power includes the lesser power. That's the two fundamental logical bases. So as regards the first point, as to the setting aside somehow includes the power to modify, Millets, there I only have to refer to the learned solicitors Black's Law Dictionary and Oxford English Dictionary. Setting aside, Millets, means annulment. If there's any doubt in that, Millets, my lord will come to Hakim. Hakim has not been cited to some length, even though this is being reviewed. I just ask my lords to turn to Hakim and see how the learned division bench of this court examine this. My lord, that would be in volume 1 of our compilation, page 1. The way will, of course, be aware of it because my lord was part of this bench. Solicitor's compilation also. It's also in the solicitor's compilation. But 7 volume for all the we made our compilation with all our side so that there is no repetition duplication. My lord wishes, we can refer to the solicitor. Give me the original one. Don't give me this one. My lord can take the solicitor's volume. I'll give the paragraph numbers. Yes, please. My lord will take the solicitor's and I'll use that. My lord will take the solicitor's compilation, which is, where is this? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।